गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट फर्स्ट में साइनोबैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं। हम बैक्टीरिया या जीवाणु तक पढ़ चुके हैं, उससे पहले हम वायरस पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आप देख पा रहे हैं, आपकी यूनिट फर्स्ट में जनरल अकाउंट ऑफ वायरस हो चुका है, माइकोप्लाज्मा हो चुका है, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशन हो चुका है, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हो चुका है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल अकाउंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। हिंदी की बात करें तो आज हम पढ़ेंगे साइनो जीवाणु का सामान्य परिचय। तो आज हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व, और उसके पश्चात हमें दो उदाहरण पढ़ने हैं, एक है नॉस्टॉक और दूसरा है ऑसिलेटोरिया। जनरल अकाउंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया का सामान्य परिचय। देखिए बेटा, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल भी कहते हैं। अब कारण ये है कि इसमें कुछ क्वालिटीज़ या कुछ लक्षण शैवालों के समान होते हैं और कुछ लक्षण इसके जीवाणु के समान होते हैं, इसलिए इसे हम शैवाल के साथ भी पढ़ते हैं और इसे हम जीवाणु के साथ भी पढ़ते हैं। अब पहली बात यह है कि इसके कौन से लक्षण होते हैं जो कि जीवाणु के समान होते हैं, तो हम कहेंगे इसकी कोशिका की संरचना, क्योंकि इसकी जो कोशिका की संरचना होती है वह प्रोकैरियोटिक होती है, जो कि जीवाणु की कोशिका की संरचना भी होती है। और अगर हम बात करें कि इसकी एल्गी या शैवाल से क्या इसकी समानता है, तो हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण। ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो वर्णक होते हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि शैवाल हम जानते हैं शैवाल भी फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होती है, इसीलिए इसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। These bacteria grow naturally in marine और फ्रेश वाटर सिस्टम। ये जो जीवाणु होते हैं ये समुद्री जल में भी पाए जाते हैं और स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। सामान्यतया ये डैम्स में, रिवर्स में या फिर कोई भी पानी के जो रिजर्वॉयर्स होते हैं उसमें या झीलों में, यहाँ तक कि गर्म पानी के झरनों में भी पाए जाते हैं। तो ये सामान्यतः वही पाए जाते हैं जहाँ पे मॉइस्चर या वाटर अवेलेबल होता है। दीज बैक्टीरिया नॉर्मली लुक ग्रीन, ये सामान्यतः हरे दिखते हैं, परंतु जब ये इनकी डेथ हो रही होती है जो मैच्योरिटी के बाद में ये ब्लू भी नज़र आते हैं, इसीलिए इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल स्पीशीज़ ऑफ दीज बैक्टीरिया आर बॉयंट। अब देखिए, इसमें एक क्वालिटी होती है कि ये सभी जीवाणु बॉयंसी या प्लवकता की विशेषता रखते हैं, इस कारण ये जल के ऊपर फ्लोट करते हैं या तैरते हैं। इसीलिए अब आपने नाम सुना होगा एल्गल ब्लूम, जिसे हम कहते हैं कि पानी के ऊपर एक हरी परत आ जाती है जिससे आपका पूरा जो जलाशय है वो ढक जाता है। इसे जिसे कहते हैं मतलब बहुत अधिक वृद्धि होना। एल्गल ब्लूम बनाने का ये मुख्य कारण होते हैं कौन? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। एल्गल ब्लूम बनने से क्या होता है कि ये बहुत सारी इनकी वृद्धि होती है पानी के अंदर। और पानी के अंदर इनकी वृद्धि क्यों होती है? इनको क्योंकि पानी के अंदर इनको खाना मिलता है। खाना क्या होता है? जो हमारे घर से हम सीवेज या डिटर्जेंट या जो भी ऐसे पदार्थ जो कि वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद में इनका डिप्लीशन होता है। डिप्लीशन के कारण इनको डिप्लीट करने के लिए कुछ जीवाणु की आवश्यकता होती है जो इनको डिप्लीट करते हैं, और जिसके कारण धीरे धीरे जो पानी का ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, जिसके कारण मछलियाँ मरती है और उस पानी से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो ये होता है एल्गल ब्लूम। इस पर क्वेश्चन बनता है तो आप इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। एल्गल ब्लूम का ये एक मैंने पिक्चर लिया है जिसमें आप देख पा रहे हैं एक जलाशय पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है, उसके ऊपर एक परत आ गई है ग्रीन एल्गा की। तो ये है साइनोबैक्टीरिया का एल्गल ब्लूम। अब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ साइनोबैक्टीरिया कि साइनोबैक्टीरिया का आकार कैसा होता है। तो साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय हो सकते हैं, दे कैन बी यूनिसेलुलर, या फिर कॉलोनियल या निवही हो सकते हैं, ग्रुप में पाए जा सकते हैं, या ये फिलामेंटस हो सकते हैं। फिलामेंटस मतलब तंतुनुमा। तो सामान्यतया एक कोशिकीय, कॉलोनियल या तंतुनुमा हो सकते हैं। इनकी अगर हम साइज़ की बात करें तो इनका व्यास 1 से 10 माइक्रोमीटर, थोड़े से बैक्टीरिया से बड़े होते हैं। और सो इन द डायमीटर ऑफ दीज बैक्टीरिया कैन बी 1 to 10 माइक्रोमीटर। ईच फिलामेंट कंसिस्ट, अब इसमें क्या ज़्यादातर जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो जो फिलामेंट होता है, ईच फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ अ शीथ ऑफ म्यूसिलेज एंड वन और मोर सेलुलर स्ट्रैंड कॉल्ड ट्राइकोम्स। प्रत्येक जो तंतु होता है वह
किसका बना होता है? उसमें एक या एक से अधिक ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होते हैं? ट्राइकोम इज अ रो ऑफ बैक्टीरियल सेल्स दैट आर क्लोज दैट आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर। क्या होता है, जब जीवाणु जो साइनोबैक्टीरिया की कुछ जो कोशिकाएं होती है वो एक के पीछे एक लग के एक लाइन बना देती हैं, और उसी जो सीक्वेंस या सीरीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्राइकोम। तो फिलामेंटस जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें एक या एक से अधिक ट्राइकोम पाए जा सकते हैं, और इन ट्राइकोम्स के ऊपर क्या पाई जाती है? म्यूसिलेजिनस शीथ। इनके ऊपर एक म्यूसिलेज का आवरण भी पाया जाता है। तो आप समझ गए कि ट्राइकोम्स क्या होते हैं? सीक्वेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स जो कि एक क्रम में व्यवस्थित हैं, एक के पीछे एक लाइन में व्यवस्थित हैं। सिंगल ट्राइकोम फिलामेंट्स में फर्दर बी ऑफ टू टाइप्स। देखिए, अब जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, फिलामेंट्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन से? सिंगल जो फिलामेंट्स होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है अनडिफ्रेंशिएटेड, जिसमें किसी प्रकार का विभेदन नहीं हुआ होता है, उसे हम कहते हैं होमोसिस्टस। होमोसिस्टस मतलब होमो मतलब समान, सिस्टस मतलब संरचना। तो यहाँ पे होमोसिस्टस की अनडिफ्रेंशिएट एक ही समान की कोशिकाएं पाई जाती है, कुछ भी अलग कोशिकाएं नहीं पाई जाती, उसे हम कहते हैं होमोसिस्टस। उदाहरण है ऑसिलेटोरिया। इसी प्रकार से दूसरा है हेटेरोसिस्टस। हेटेरोसिस्टस नाम से लग रहा है कि इसमें कुछ अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएगी, मतलब कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाएगी जो डिफ्रेंशिएटेड होगी, तो उसको हम जो अलग कोशिकाएं पाई जाती है उसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट हम पढ़ेंगे आगे इसी लेक्चर में। जिसमें हेटेरोसिस्ट पाई जाती है दे आर हेटेरोसिस्टस, जिसमें हेटेरोसिस्ट नहीं पाई जाती दे आर कॉल्ड होमोसिस्टस। होमोसिस्टस का उदाहरण है ऑसिलेटोरिया, और हेटेरोसिस्टस का उदाहरण है नॉस्टॉक। तो ये मुख्य उदाहरण है किसका? होमोसिस्टस और जो भी फिलामेंटस बैक्टीरिया है। देन साइटोडीमा नामक एक साइनोबैक्टीरिया है जिसमें स्यूडो ब्रांचिंग या आभासी ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग तो नहीं हो रही है एक्चुअल में, परंतु उनकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि उसमें हमें आभासी ब्रांचिंग नज़र आती है। इसको मैं बता सकती हूँ आपको डायग्राम में। आप ये देखिए, पिक्चर है इसकी जो कि हमने इंटरनेट से ली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको देखने में आभास ऐसा हो रहा है कि ब्रांचिंग है, पर एक्चुअल में ये ब्रांचिंग नहीं है, केवल एक म्यूसिलेटर जो शीथ है उसने इसको इस प्रकार से तंतु को मोड़ दिया है, दो तंतुओं ने मिलके ब्रांचिंग बना दी है। तो इट इज़ कॉल्ड स्यूडो ब्रांचिंग और आभासी शाखन। ये बात हुई। देन स्पाइरुलिना हैज़ अ स्पाइरली कॉइल्ड फिलामेंट। एक शैवाल होता है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, या साइनोबैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं स्पाइरुलाइना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूट्रिशन रिच होता है, और ये स्पेस में यूज़ किया जाता है, हमने पढ़ा था। तो स्पाइरुलाइना जो होती है उसकी संरचना कैसी होती है? स्प्रिंग के समान या स्पाइरल के समान होती है। आप देख पा रहे हैं, पिक्चर है ये, एक्चुअल पिक्चर है किसकी? स्पाइरुलाइना की। इसी प्रकार से कॉलोनीज जो नॉस्टॉक होता है उसमें कॉलोनीज डेवलप होती है। आप देख रहे हैं ये नॉस्टॉक की कॉलोनी है पूरी। तो ये है नॉस्टॉक, जिसमें आप बीच में एक तीर का निशान बताया गया है, वो है हेटेरोसिस्ट। मैंने आपको बताया था कि नॉस्टॉक कौन सा होता है? हेटेरोसिस्टस बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है। इसमें एक हेटेरोसिस्ट जो बाकी कोशिकाओं से कुछ अलग होती है। आप देख पा रहे हैं, थोड़ी बड़ी होगी बाकी कोशिकाओं से, कलर भी उसका अलग होता है। तो ये है हेटेरोसिस्ट। तो ये हुई मॉर्फोलॉजी ऑफ साइनोबैक्टीरिया। मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया है, बट ये जो आपको बताया गया है ये बिल्कुल करेक्ट है, और इतना आप याद कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। देन हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर कि साइनोबैक्टीरिया की कोशिका संरचना कैसी होती है। तो साइनोबैक्टीरिया की कोशिका संरचना टिपिकल प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती है। मतलब इसकी संरचना में जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जीवाणु हमने पढ़ा था, जिसमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते, जिसमें केंद्रक झिल्ली या केंद्रक द्रव्य या केंद्रिका नहीं पाया जाता। राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है। DNA जो होता है वो किसी केंद्रक में बद्ध नहीं होता। तो वही सब सिंपल जो चीज़ें होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका की, वो इसमें पाई जाती है। बट इसमें जो अलग चीज़ है जीवाणु से, वो क्या है कि इसका साइटोप्लाज्म, इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल विदाउट, आप सेल मेम्ब्रेन आप देख लेंगे, प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पूरा भाग कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म में दो भागों में विभाजित होता है। आउटर वाला रंगीन होता है, रंगीन मतलब कलर्ड, और जो इनर वाला होता है वो रंगहीन होता है। तो जो आउटर वाले को बोलते हैं क्रोमोप्लाज्म, क्योंकि क्रोमो शब्द जो है वो रंग को बताता है, तो उसे कहते हैं क्रोमोप्लाज्म। और जो इनर वाला होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो क्रोमोप्लाज्म है मतलब कलरफुल है, तो इसमें किसी प्रकार के वर्णक पाए जाएंगे। और वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः हम कहते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में।
क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है तो क्लोरोप्लास्ट तो क्या होता है, एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। झिल्ली इसमें पाई नहीं जाती, तो इसमें क्या पाए जाते हैं, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं थैलेकोइड्स। तो इसमें थैलेकोइड्स पाए जाते हैं। वर्णक की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल बी इसमें एब्सेंट रहता है। और अटैच्ड टू थैलेकोइड से अटैच्ड कुछ और छोटी छोटी ग्रेन्यूल्स पाई जाती है जिसे हम कहते हैं फाइकोबिलिसोम्स। फाइकोबिलिसोम्स में स्पेशल वर्णक पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स कौन कौन से होते हैं? फाइकोबिलिन्स सी फाइकोसाइनिन हो सकते हैं, सी फाइको इरिथ्रिन हो सकते हैं, एलो फाइकोसाइनिन नामक वर्णक इसमें पाए जा सकते हैं। तो ये बात हुई, ये आपको याद रखने हैं सारे। सी फॉर साइनोफाइसी, इसलिए हम कहते हैं सी फाइकोसाइनिन या सी फाइको इरिथ्रिन। ये क्या है? ये है एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक। सहायक क्यों? क्योंकि मेन तो है क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल आपने पढ़ चुका है, कैरोटीन, पर ये है सहायक। अब एक बार हम इसकी संरचना पढ़ लेते हैं। एक सिंपल सा डायग्राम है जिसके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके मध्य में है सेंट्रोप्लाज्म जिसमें है पाया जाता है न्यूक्लियोइड या डीएनए, आप देख रहे हैं कुंडली नुमा। इसके बाद में इसमें राइबोसोम्स भी मिल सकते हैं। और जो आपको आउटर में येलो कलर का पोर्शन दिख रहा है वो है इसका क्रोमोप्लाज्म, जो कि पटलिकाएँ आपको नज़र आ रही है वो है थैलेकोइड। और थैलेकोइड के ऊपर आप देख रहे हैं फाइकोबिलिसोम। बहुत सिंपल से बताया गया ताकि आप समझ पाए आसानी से। और फाइकोबिलिसोम में कौन से वर्णक पाए जाते हैं? फाइकोबिलिसोम में सी फाइकोसाइनिन, सी फाइको इरिथ्रिन। आपको एक रेड कलर के बहु जो बोलते हैं यहाँ पर पॉलीहेड्रल एक संरचना नज़र आ रही है जो जीवाणु भोजी के हेड के समान, उसे कहते हैं कार्बोक्सिसोम। आगे बताऊंगी मैं क्या होता है कार्बोक्सिसोम। तो ये है संरचना। आउटर अगर हम उसकी कवरिंग की बात करें, सबसे ऊपर स्काई ब्लू या आसमानी रंग की आपको दिख रही है स्लाइम कोट, उसके अंदर हम देख रहे हैं कैप्सूल, और उसके अंदर हम देख रहे हैं इसकी सेल वॉल जिसको कहते हैं म्यूकोइड शीट। तो ये मतलब सेल वॉल, आप म्यूकोइड शीट तो म्यूकस है, उसके अंदर है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल इसकी जीवाणु के समान होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई। तो ये है संरचना किसकी? एक टिपिकल साइनोबैक्टीरिया की कोशिका की। यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया की कोशिका में गैस वैक्यूल्स पाई जाती है। गैस वैक्यूल्स क्योंकि इसमें गैस भरी होती है या फिर वायु कोश होते हैं, इस कारण क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया को बॉयंसी या प्लवकता प्रदान करती है। और साइनोबैक्टीरिया की कोशिका क्या होता है, पानी के ऊपर तैरती है, फ्लोट करती है। डीएनए हमको पता है कि इसमें डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो कि सेंट्रोप्लाज्म या मध्य के भाग में पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका के डीएनए के भाग को न्यूक्लियोइड कहते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल कि इसमें जो संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है वो होता है साइनोफाइसियन स्टार्च। कौन सा होता है? साइनोफाइसियन स्टार्च। साइनोफाइसी के अंदर फ्लैजिला या कशाभिकाएँ एब्सेंट होती है। तो ये गति किस प्रकार से करते हैं? गति करते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। देखिए बेटा, पेंडुलम आप जानते हैं, घड़ी का एक पेंडुलम होता है, वो किस प्रकार से ऑसिलेटेड होता है, मतलब यहाँ लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं। और इसी गति के कारण ही ऑसिलेटोरिया नामक जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको ऑसिलेटोरिया नाम दिया गया, क्योंकि वो ऑसिलेटेट करती है। ऑसिलेटेड मतलब वो पहले संकुचित होकर फिर आगे बढ़ती है, जो उनकी मूवमेंट होती है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। ओके बेटा, तो ये होगा साइनोबैक्टीरिया के अंदर ग्लाइडिंग मूवमेंट पाई जाती है। अब इसमें मैंने आपको एक अंग बताया था जो आप देख रहे हैं रेड कलर का, ये पार्ट जो कि कौन सा पॉलीहेड्रल है शेप में। इसका क्या कार्य है? तो कार्बोक्सिसोम्स आर इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स, ये कोशिका में पाई जाने वाली संरचनाएं होती है जो कहाँ पाई जाती है, जो कि ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी जीवाणु में पाई जाती है और साइनोबैक्टीरिया में भी पाई जाती है। तो साइनोबैक्टीरिया में जो इनका कार्य क्या होता है, ये प्रोटीन से बनी हुई संरचना होती है जिनकी मॉर्फोलॉजी पॉलीहेड्रल होती है, जिसमें जो कि जीवाणु भोजी के शीर्ष के समान होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक एक जो भी एंजाइम्स होती हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट एंजाइम है? रूबिस्को। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो एंजाइम है रूबिस्को, वो पाया जाता है किसमें? कार्बोक्सिसोम में। सो दे कंटेन द एंजाइम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन दीज ऑर्गेनिज्म। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इसमें
कोई क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये झिल्लीबद्ध कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते, ये प्रोकैरियोटिक है। तो इसमें जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स होती है उस पर तो पाए जाते हैं वर्णक। तो अब एंजाइम कहाँ पाया जाएगा? एंजाइम पाया जाता है कार्बोक्सीसोम्स में। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था कि हेटेरोसिस्ट जो कुछ साइनोबैक्टीरिया, सभी में नहीं पाई जाती, कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिसमें सामान्य वेजिटेटिव या कायिक कोशिकाओं के अलावा कुछ और स्पेशल कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट बड़े आकार की पीले रंग की कोशिकाएं होती है जिनके ऊपर बहुत मोटी लेयर या थिक वॉल्ड कोशिकाएं होती है। ये जो कोशिकाएं होती है ये टर्मिनल, मतलब ये बिल्कुल अंतरिम या अंतिम जगह पे पाई जा सकती है, या फिर मध्य में पाई जा सकती है, या फिर लेटरल मतलब शाखाओं में भी पाई जा सकती है। मतलब इनकी पोजीशन कुछ भी हो सकती है। जो नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया, इसमें हेटेरोसिस्ट सामान्यतया पाई जाती है। अब हेटेरोसिस्ट का कार्य क्या है? हेटेरोसिस्ट के ऊपर जो मोटी लेयर होती है, इसके कारण ये ऑक्सीजन, जो बाहर की ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं जा पाती। तो ऑक्सीजन के लिए दिस लेयर इज इम्परमिएबल, बट दिस लेयर इज परमिएबल टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसमें जा सकती है। अब जो हाइड्रोसिस्ट होती है उसका मुख्य कार्य होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना या नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। तो इसमें जो एक एंजाइम होता है वो होता है नाइट्रोजिनेज, जो कि कार्य करता है वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करके ये कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में। तो यहाँ पे यह है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज काम करता है उसकी एक प्रॉब्लम है कि वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य नहीं कर सकता। तो ऑक्सीजन को वहाँ पे अवेलेबल नहीं कराने के लिए प्रकृति ने ऐसी संरचना बनाई कि एक तो इतनी मोटे लेयर की ऑक्सीजन बाहर की अंदर नहीं जा सकती, और उसके अंदर फोटो सिस्टम सेकेंड एब्सेंट रहता है। इस कारण वहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट भी नहीं होती है, ऑक्सीजन उसमें मुक्त नहीं होती। बोलते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण ही नहीं हो पाता तो ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होगी। तो यह क्या होती है, यह कोशिका अपने पोषण के लिए आसपास की कोशिकाओं पर निर्भर होती है, क्योंकि यह स्वयं प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। इस प्रकार से इसके अंदर का वातावरण क्या होता है? ऑक्सीजन रहित होता है, जिसके कारण नाइट्रोजिनेज एंजाइम कार्य करता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो आप समझ पाए बेटा कि कैसा एक ईश्वर की बनाई हुई एक बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है क्या, हेटेरोसिस, जो कि क्या प्रोवाइड नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं नॉस्टॉक की संरचना है। नॉस्टॉक में मध्य में आप देख रहे हैं ब्लू कलर की कोशिकाएं जो बताई गई है वो है हेटेरोसिस्ट, और बाकी जो इनके ऊपर म्यूसिलेजिनेस शीट पाई जाती है हम देख पा रहे हैं। अब हम लास्ट में हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी में जनन किस प्रकार से होता है। तो हम उसकी बात करें तो इसमें जनन सामान्यतया एसेक्सुअल मेथड या अलैंगिक या कायिक प्रकार से ही होता है, जो मुख्य प्रकार से बाइनरी फिशन, द्विविभाजन के द्वारा अथवा विखंडन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन में ही हार्मोगोनिया बनते हैं, हम पढ़ेंगे आगे हार्मोगोनिया कैसे बनते हैं। और हार्मोगोनिया के अंदर क्या होता है कि इसका जो फिलामेंट या तंतु होता है वो छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें हम कहते हैं हार्मोगोन्स, और जिसके द्वारा कि ये वापस नए जीवाणु को उत्पन्न करता है। उसके अलावा हार्मोस्पोर हो सकते हैं, काइनिड्स होते हैं, एंडोस्पोर, नैनोसिस्ट, एक्सोस्पोर्स, ये सब एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है के मेथड से। अगर सेक्सुअल या रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें भी जीवाणु के समान एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। यहाँ पे युग्मकों का संलयन नहीं पाया जाता, परंतु यहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन या फिर जीन पुनर्योजन पाया जाता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं 3 प्रकार से हो सकता है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, संयुग्मन और रूपांतरण तथा ट्रांसडक्शन, तो इस पारक्रमण। इस प्रकार से साइनोबैक्टीरिया में जनन पाया जा सकता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? साइनो जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया का सामान्य परिचय। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका आर्थिक महत्व। धन्यवाद।